अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइज़ अब्दुल नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेरे कातिल मेरे हमनवा की 7वीं किस्त के साथ हाज़िर हुए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं मेरे कातिल मेरे हमनवा की 7वीं किस्त। मोहसिन के बड़े भाई के दोस्त ने बाजी साइमा के लिए एक रिश्ता दिखाया था जो मुनासिब था। वो शख्स तलाक याफ्ता था लेकिन खाते पीते घर का था। बाजी साइमा की उम्र 30 से कम ही थी, लेकिन गांव में ये उम्र बहुत बड़ी थी और इस उम्र में ये रिश्ता किस्मत की बात थी। अब्बा जी और मोहसिन के ना कहने पर भी बख्त बीबी ने हाँ कहती थी। उनके मुताबिक अगर उनकी बेटी के भाग खुल रहे थे तो घर के अफराद ही उसके दुश्मन बन रहे थे। बख्त बीबी के फैसले पर भी मोहसिन ने अपनी तसल्ली के लिए जांच पड़ताल कर ली थी। मुतमइन तो नहीं था लेकिन गुजारे के लायक था। सबसे बड़ी बात कि साइमा बाजी खुश थी। उनकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी, जिसमें बड़े भाई की बाहर से भेजी कलील आमदनी बाजी साइमा के जहेज पर लगने लगी थी। अप्रैल के आखिरी अयाम थे और गर्मी जोर पकड़ चुकी थी। वह सुबह सवेरे की जागी हुई थी और तब से कामों में लगी हुई थी। मोहसिन स्कूल के लिए 6:30 बजे तक निकल जाता था और वो 6 बजे तक उसके नाश्ते पानी का इंतजाम कर दिया करती थी। अभी वो चूल्हे में कपास की पतली सी लकड़ियां लगाए आग जलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी जब बाजी साइमा उसके करीब आती आग जलाने लगी। शुक्रिया बाजी, जल्दी आग पर तवा रखते वो मशकूर हुई थी। बाजी साइमा ने मुस्कुराकर उसे देखा जिसकी आंखों के गर्द हल्के और रंगत कमलाई पड़ी थी। बाजी साइमा को उस लड़की पर रहम सा आया। वो कितने दिनों से किस अजियत में थी ये वो सोच कर ही अपने अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। वालिदैन से दूरी, किरदार पर तोहमत, ख्वाबों की किरचियां लिए वो कांटों के बिस्तर पर सो रही थी। हया, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे किरदार पर लगी तोहमत जल्द मिट जाए। रोटी के पेड़े को बेलते हया के हाथ थम गए, आंखों में नमी सी तैर गई थी। बाजी साइमा की तरफ देखा जो आंखों में हमदर्दी लिए उसे ही देख रही थी। कुछ हकायक कभी मंजर पर रोनमा नहीं होते बाजी, और शायद ये हमारे हक में बेहतर भी होता है। तवे पर रोटी डालते वो बोली थी। आंख की नमी में फिर से इजाफा हुआ था। शायद लकड़ी का धुआं था जो आंखों में जलन पैदा कर रहा था। एक बात कहूँ हया? हया ने उन्हें देखा जो चेहरे पर कई सवाल लिए बैठी थी। आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है बाजी। हया मुस्कुराकर बोली, मुझे ऐसा लगता है तुम किसी को छुपा रही हो। तुम सामने हो लेकिन तुम्हारे पीछे कोई और है, कोई बहुत अपना जिसकी हिफाजत करना चाहती हो। बाजी साइमा के बहुत कुछ कहते राजो न्याज के क्यास हया का दिल बुरी तरह धड़का गए थे। खौफ के बायस उसकी जुबान हिलने से इनकारी हो रही थी। तुम्हारी खामोशी इकरार समझूं? बाजी उसकी तवील खामोशी पर इकरार की मोहर लगाने को थी जब मोहसिन की आवाज़ पर हया को कोई भी जवाब दिए रोटी तवे से तारती कमरे की जानिब बढ़ गई थी। बाजी साइमा उसकी खामोशी और इस कदर तेजी पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। ऐसा क्या है जो हया छुपा रही है? इंसानी फितरत के हाथों मजबूर होकर अब वो मुतजस्सिस हो रही थी। कुछ गहरा सोचते वो बाकी बची रोटियां बनाने लगी थी। कमरे में दाखिल होते हया ने पेशानी से पसीने को साफ किया और गहरा सांस लेकर आंखें खोली तो हाथों में कंघी उठाए मोहसिन जो खुद की जानिब मुतवज्जह पाया, जो हैरानी और मुताज्जुब से उसे हाँफते देख रहा था। आपने बुलाया था? सांस को काबू करते वो मामूली लहजे में बोली। मोहसिन ने कंघी शोकेस पर रखी और दरा और उसके दराज से एक नीले शापर को निकाला और हया की जानिब बढ़ा दिया। तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें लाया था, देख लो और जो नहीं है वो बता दो, वापसी पर ले आऊँगा। उसके हाथ से शापर पकड़ाते हया ने उसकी तरफ देखा जो शोके से कस्तूरी की छोटी सी सुर्ख डब्बी उठा चुका था। इनकी ज़रूरत नहीं थी, हया लब दबाए बोली। मोहसिन ने थोड़ी सी कस्तूरी को हाथ पर रखा और डब्बी बंद करते वापस शोकेस पर रखी। हया, मैंने कहा ये तमाम ज़रूरत की अशिया हैं, अगर ना होती तो नहीं लाता, इसीलिए अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लो और जो चीज़ नहीं है वो बता दो। कमरे में फैलती कस्तूरी की खुशबू ने हया के हवास मुअत्तल किए थे। वो मदहोश होती सर हिलाकर चारपाई पर बैठी
اور शॉपर को खोल कर चीज़ें देखने लगी। ब्रश, पेस्ट, परफ्यूम, पाउडर, स्याह काजल की पेंसिल, मैरून लिप पेंसिल, सुर्ख लिपस्टिक, मस्कारा और कुछ दूसरी अशिया थी जिनको देखकर फौरन वापस शॉपर में रखा। शर्म से जिस्म लर्जने लगा था, कान की लोएं सुर्ख हो गई थी। पसंद आई? उसकी पुश्त पर झुकते वो कंधों से बाजू फैलाए अपने हसार में लेते हुए बोला था। मोहसिन के वजूद से उठती महक हया के असाब के तसलसल को बिगाड़ रही थी। मुझे लड़कियों की शॉपिंग का तजर्बा तो नहीं है, इसलिए फ़िलहाल इन्हीं पर गुज़ारा कर लो। फिर किसी दिन बाज़ार का चक्कर लगा तो तुम साथ चलना और अपनी पसंद की चीज़ें ले लेना। उसे खामोश देख मोहसिन ने उसकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए बोला था, मुझे पसंद आए हैं। अपनी जगह से खड़े होकर हया ने उसकी जानिब रुख करते हुए कहा। मोहसिन ने उसे देखा जिसके हाथों में अब भी खुश्क आटा लगा हुआ था। मोहसिन ने उसके हाथ अपने हाथों में कैद किए, थामने पर खुरदरे से थे। हया, मोहसिन का लहजा गंभीर था। हया ने उसे देखा। सांवली रंगत लिए सामने खड़ा शख्स जिसे एक नज़र देखने के लिए वो हर तुलू होते नए दिन के सूरज का इंतजार किया करती थी, आज वो उसको देखने का इख्तियार रखती थी। मुझे पहले वाली हया चाहिए। बोलती, लड़ती, रोबो दबदबे वाली दबंग सी हया। उस हया को मोहसिन बहुत याद करता है। हाथों को सहलाते वो उस पर जादू कर रहा था। हया दम्ब खुद सी बस उसे देखती जा रही थी। मोहसिन उसकी महवियत को तकता नरमी से उसकी पेशानी को लबों से छूते कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में फैली उसकी खुशबू को महसूस करते हया बे इख्तियार चारपाई पर बैठी थी। ये अशियाजात इस्तेमाल करने के लिए है, दराजों में रखने के लिए नहीं। जब मैं आऊं, मुझे तुम इस सब में चाहिए हो। चारपाई पर पड़ी चीजों की जानिब इशारा करते हुए मोहसिन ने आंख भी दबाई थी। हया सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शर्म से सुर्ख हुई थी। उसकी दो मायनी बात पर वो रुख तब्दील कर गई थी कि उसके बगैर गुजारा नहीं था। वो शख्स ऐसी बातें भी कर सकता है? हया सिर्फ सोच कर रह गई थी। मोहसिन अक्सर शहर से मगरब से कुछ वक्त पहले आता था। वजह स्कूल के बाद वो अकेडमी भी चलाता था जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे। उसे घर आते आते मगरब का वक्त हो गया था। हया बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वजह सुबह वाली उसकी ख्वाहिश थी। अब वो बाहर सेहन में बैठी हुई थी। एक तरतीब से चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, जिसकी पहली चारपाई पर अब्बा जी, उनके साथ वाली चारपाई पर बख्त बीबी बैठी हुई थी। अब्बा जी और बख्त बीबी साइमा बाजी की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तीसरी चारपाई पर भाभी और साइमा बाजी बैठी हुई थी। फहद और आहद चारपाइयों के गिर्द भागते खेल रहे थे। हया भाभी के साथ वाली चारपाई पर बैठी अपने हाथों को मरोड़ रही थी तो कभी मसल रही थी। गांव में हांडी रोटी वक्त रहते कर लिया जाता था, इसलिए वो हांडी रोटी करके पारग थी। हया, क्या हुआ है? बाजी साइमा उसकी तरफ देखकर हल्की आवाज में पूछा। भाभी भी उनकी तरफ मतवज्जो हुई। उसका हुलिया मलगज्जा सा था। कमरे की दीवार से लगा वाहद बल्ब रोशन था जो चेहरों को मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन वाज़ेह कर रहा था। हया, मैंने कितनी मरतबा तुमसे कहा है जब मोहसिन घर आए तो अपना हुलिया ठीक कर लिया करो। भाभी उसके बोलने से पहले खुफकी से गोया हुई। हया ने भाभी की तरफ देखा। उन्होंने भी यही कहा था। हया ने दामद से बोली थी। उस वक्त वो कल के पहने सिल्वर ज़दा सूट में बुलबूस थी। हाथों पैरों की रंगत स्याह हो गई थी और चेहरा कमलाया हुआ सा था। तो फिर जाओ, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो, बाजी साइमा ने कहा, जिस पर उसने बख्त बीबी की जानिब देखा जो अब्बा की जानिब मुतवज्जो थी। माँ जी गुस्सा होगी। हया को एक खौफ सा था। बख्त बीबी की बातों से वो अब भी डरी सहमी सी रहती थी। कुछ नहीं होता, अम्मा कुछ नहीं कहती। वैसे भी तुमने अपने शौहर के लिए तैयार होना है। अगर कुछ कहा भी तो मैं देख लूंगी। तुम जाओ और वो हुलिया बेहतर करो। बाजी साइमा ने उसके घुटने पर थपकी देते हुए कहा। वो मुतमईन सी होती कमरे की जानिब बढ़ गई। खुद की पुश्त पर बख्त बीबी की नजरें उसे बखूबी महसूस हुई थी। कमरे में आकर उसने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करके पंखा चलाया। बल्ब तो पहले ही रोशन था। भाभी ने अपने कुछ फैंसी कपड़े दिए थे जो उनको फिट नहीं थे और नई सिलाई किए हुए थे। पेटी पर पड़ा ट्रंक खोला। एक जानिब मोहसिन के कपड़े तरतीब से तह किए हुए थे और तो दूसरी जानिब हया के कपड़े पड़े थे। हया ने अपने निकाह के दिन वाला जोड़ा निकाला। इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हया ने इस्त्री करके ही रखे थे।
उसे पहनकर बालों में कंघी की, हल्का सा कैचर लगाकर बाकी बाल पुश्त पर बिखेर दिए। मोहसिन की लाई हुई चीज़ों को निकाला और चेहरे पर क्रीम लगाई, आंखों में स्याह पेंसिल लगाई, पलकों पर मस्कारा और लबों पर पेंसिल से हल्का सा शेड दिया। इतने से ही वो खूबसूरत दिखाई देने लगी थी। रंगत उसकी स्याह हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि सुर्ख सूट उस पर जचता ही नहीं। शोकेस पर पड़े छोटे से गोल शीशे में अपना अक्स देखा, बेसाख्ता उसे वो हया याद आई जो शौक, चंचल और ज्यादा खूबसूरत थी। तब वो खुद के लिए सजा करती थी और फुर्सत से खुद को सजाया करती थी। अब वो अपने शौहर की ख्वाहिश के लिए तैयार हो रही थी। हाँ, उसने मोहसिन को शौहर तस्लीम कर लिया था। जब वो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रख सकता था तो हया भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम कर सकती थी। मोहसिन की अच्छाइयों को याद करते वो मुस्कुराई थी। हाँ, वो मोहसिन याद आया था जिसको देखने के लिए वो दुआएं करती थी। उसे देखने की आदत हो गई थी। हया को मोहब्बत नहीं थी, लेकिन आदत थी। अब शायद वो आदत पुख्ता हो गई थी। कस्तूरी की छोटी सी डिब्बी उठाकर उंगली की पोर पर कस्तूरी लगाई और डब्बी वापस रखी। वो खुद के वजूद को मोहसिन की खुशबू से महका देना चाहती थी। कस्तूरी लगाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। जब बाहर होते बेहंगम से शोर पर सवालिया नजरें दरवाजे के पार थी। अभी तो सुकून था और अब शोर शराबा। हया ने दुपट्टा ओढ़कर दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकली। बाहर होते शोर में और चंद इंसानों में उसे अपनी माँ और बहन का चेहरा बखूबी नजर आया था। बाकी सब भी अपनी अपनी जगह परेशान खड़े थे। मोहसिन भी हाथों में कुछ शापर्स उठाए खड़ा था, लेकिन बख्त बीबी की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। आप लोगों ने जब उसे अपने घर से बोझ समझकर निकाल दिया तो अब क्यों मिलना चाहते हैं उससे? बख्त बीबी की आवाज पर हया की माँ ने हया की तरफ देखकर बख्त बीबी की तरफ देखा। हया बहन है मेरी, उस घर की बेटी है। उसे मिलने के लिए हमें आप भी नहीं रोक सकती। माँ की गिरद हसार बांध कर खड़ी 18-19 साल लड़की तूबा थी, जो हया की छोटी बहन थी। उसकी बात पर तो बख्त बीबी को पतंगे लग गए थे। वाह बहन और बेटी, तब याद नहीं आई जब अपने से कमजाद के लड़के से ब्याह दी? एक दागदार और बदकिरदार लड़की के लिए मेरा होनहार बेटे को ही बलि का बकरा बना दिया। अरे तुम लोगों को शर्म हया तो नाम की नहीं। बेटी घर से भागकर इज्जत बदनाम कर गई, फिर बाप ने बेटी को ऐसे छोड़ा कि मुड़कर नहीं देखा। अब तुम लोग आ गई हो बेटी से मिलने। चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं मिलने दूंगी। बख्त बीबी की बातें उनको हया की वालदा चादर को मुंह पर रखे शर्मिंदगी से सर झुकाई खड़ी रो रही थी। हम मिलेंगे और जरूर। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ बांधती हूँ, बस एक बार मिलने दे। बख्त बीबी के पैरों के पास दो जानू होते वो हाथ जोड़कर रह गई थी। आंसू उस हद तक अमेज लबो लहजे पर रवानी से स्याह पेंसिल को चेहरे पर बिखेर रहे थे। मैंने मना कर दिया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम लोग जाओ यहाँ से। हया को मिलने की इजाजत नहीं। हया को गैज़ो गज़ब से देखती वो इंतहाई सर्द लहजे में बोली। हया ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया। बख्त बीबी, मिल लेने दो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी है उस घर की, उन्हें हक है इससे मिलने का। अब्बा जी ने बख्त बीबी का अटल फैसला देखते सख्ती से कहा था। नहीं जी, माफ करिएगा, मैंने आपकी हर बात मान ली। अपने बेटे का ब्याह एक भागी हुई लड़की से कर दिया। अब इस लड़की के घर वालों से मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। तो मतलब नहीं दूंगी। अब्बा जी को इनकार करते बख्त बीबी अब भी इनकारी थी। तूबा अपनी बहन को बख्त बीबी के कदमों में बैठे देख वे साख्ता रो दी थी। ये वही बहन थी जिसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, अपनी इज्जत नफ्स को मार डाला। बस एक बार माँ जी, बस एक बार। तख्त बीबी के इनकार पर हया फिर सवाली हुई थी। उसके जुड़े हाथों को देख मोहसिन ने माँ की तरफ देखा। इजाजत तलब करती आंखों में उस दागदार लड़की के लिए कुछ जज्बात भी थे। बख्त बीबी उन जज्बात को देखते मजीद बिगड़ी। तुम लोग जाते हो कि धक्के मार कर निकालो? अब तक मुझे सिर्फ शर्म ने रोका हुआ है। मोहसिन का गुस्सा वो उन पर निकालते चीखी थी। हया की अम्मी शर्मिंदगी से जमीन बोस हुई थी। अम्मी! तूबा की चीख बुलंद हुई। हया समेत सब उसकी जानिब मतवज्जो हुए थे। भाभी उनके करीब बैठ गई थी। बाजी साहिबा शायद पानी लेने को भागी।
امی! بخت بی بی کے قدموں سے اٹھتی وہ بھاگ کر ماں کے پاس جانے لگی تھی جب اس کی کلائی بخت بی بی کے ہاتھوں میں مضبوطی سے قید تھی۔ ماں جی چھوڑے نہیں پلیز میری امی! ماں جی! اپنی کلائی چھڑاتے وہ دھاڑی مار کر روتی بلکتی اپنی ماں کے پاس جانے کے جتن کرتی رہی تھی۔ لیکن بخت بی بی کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ محسن۔ محسن کے قدم کبھی حیا کی امی کی طرف اٹھے تو کبھی ماں کی نافرمانی میں۔ ابا جی ماں جی سے کہیں پلیز محسن۔ محسن دیکھیں پلیز ماں جی سے کہیں مجھے ایک بار صرف ایک بار اپنی ماں سے ملنے دے، صرف ایک بار۔ وہ مچل رہی تھی، اپنی ماں کے پاس جانے کو مچل رہی تھی جب گھر کے دروازے سے چودھری صاحب اور ایک 25-26 سالہ حاشر داخل ہوا۔ تیزی سے حیا کی امی کی طرف بڑھتے حاشر نے انہیں اپنے بازو میں بمشکل سنبھالا اور باہر بڑھنے سے پہلے ایک نظر چلاتی حیا اور اس کے بے بس شوہر پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اسے لے جاؤ محسن۔ محسن کے جانب حیا کو دھکا دیتے وہ باہر کا دروازہ بند کرنے کے بعد بیٹھک میں چلی گئی تھی۔ ابا جی بھی سخت اشتعال میں بیوی کے پیچھے گئے تھے۔ محسن ماں جی سے کہیں پلیز ایک بار امی سے ملنے دے۔ حیا کے تڑپتے وجود کو سنبھالتے وہ کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حیا کے منہ سے سرگوشیاں نکلنے لگی تھی۔ کمرے کی دہلیز پر حیا زمین بوس ہوتے ہوئے بچی کہ محسن نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں سسکیاں ماحول میں گونجنے لگی تھیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ساتویں قسط پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ پہلے بول دیا ہے، کہنا باقی تھا کچھ کہ انشاءاللہ کل نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے فائزہ بطول کا اللہ حافظ۔